हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, वर्डिक्ट आया है आम आदमी पार्टी को लेकर। अब आपको पता है दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक लड़ाई मियाँ बीवी से भी ज़्यादा जो हमको किस्से सुनने को मिलते हैं उतने किस्से हमको सुनने के लिए मिलते रहे। तो फाइनली ये क्या डिसीजन आया है, इस पूरे केस का हिस्ट्री क्या है, ये हम बात करेंगे। पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कल से आप ये न्यूज़ सुन रहे हो, डू यू थिंक ये जो वर्डिक्ट है ये आम आदमी पार्टी के फेवर में है या दिल्ली सरकार के फेवर में है, या किसके फेवर में आपको ये वर्डिक्ट लगता है? आगे चलने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट डज आर्टिकल 239 AA ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन टू? स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, रिजर्वेशन सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज। आई एम श्योर बहुत ईजी क्वेश्चन, आप आंसर बता देंगे, लेकिन उसके साथ आप एक चीज मुझे और कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैंने आर्टिकल 239 AA के बारे में पूछा। देयर इज वन मोर, देयर इज आर्टिकल 239A। ठीक है, ये क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए, दिल्ली जो है वो एक यूनिक यूनियन टेरिटरी है, एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी है, बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह काम नहीं करती है। और अब यहाँ पे लेटेस्ट मुद्दा किस चीज़ को लेकर चल रहा था, बहुत से और भी इनमें बहस हो रही थी। चलिए वो वहाँ पे जाने से पहले देखिए, PDF अगर आपको इसका चाहिए होगा आप मेरे टेलीग्राम से ले लेंगे, एंड रील्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ओके, अब दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई पे चलते हैं। पहले तो दिल्ली की बहुत ज़्यादा लड़ाई स्टेटहुड के लिए रही कि हमको फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया जाए। वो पॉसिबल नहीं हुआ। देखिए, जब दिल्ली की स्थापना हुई थी इंडिपेंडेंट भारत में, तो वो स्टेट की तरह ही हुई थी, लेकिन बाद में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, क्योंकि स्पेशल देखते हुए कि सब मेजर आपकी पार्लियामेंट यहाँ पे है, मेजर फेस है दिल्ली इंडिया का, तो उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और कुछ मेजर पावर सेंटर के हाथ में ही रही, स्टेट के पास नहीं आई। लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, चीफ मिनिस्टर है, स्टेट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, यूनियन टेरिटरी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। अब यहाँ पे लड़ाई शुरू होती है कि जो दिल्ली के सरकार है उनके हाथ में बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, उसको लेकर इनकी मांग हमेशा रहती है। जैसे ऑब्वियसली पब्लिक ऑर्डर नहीं है, लॉ नहीं है, लैंड नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विसेज जैसे IAS अधिकारी जो हैं वो दिल्ली सरकार की कभी सुनते ही नहीं है, क्योंकि उनको डायरेक्टली उनकी पोस्टिंग्स, उनकी ट्रांसफर सेंटर के हाथ में है, वो मिनिस्टर्स को रिपोर्ट ही नहीं करते। तो तब से दिल्ली सरकार बोल रही है कि हम कैसे काम करेंगे, अगर ये ऑफिसर्स हमारी नहीं सुनेंगे तो हम कैसे काम करेंगे, राइट? तो ये दिक्कत हमेशा से चल रही थी, जिसको वो कोर्ट में चैलेंज कर रहे थे। तो कभी दिल्ली सरकार के फेवर में फैसला आता था, कभी उनके अगेंस्ट आता था, कभी फेवर में कभी अगेंस्ट। तो समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या मजाक बना के रखा है, राइट? तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है उस पर हम चर्चा करेंगे। सो चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरली इस बार कहा कि जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, जो उनकी कैबिनेट है, जैसे बाकी स्टेट्स में जो पावर्स रहती हैं उतनी ही रहेंगी, वो उससे नीचे नहीं है। सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर, दिस इज अ विनिंग सिचुएशन फॉर आप, कि वो ये टेक अवे जरूर लेंगे। उनको ये अच्छी लगी ये बात कि उन्होंने कहा कि बाकी स्टेट्स में जैसे पावर है, आप सेम तरीके से दिल्ली चीफ मिनिस्टर को भी ट्रीट कीजिए। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो अभी भी उनके कंट्रोल से बाहर हैं दिल्ली सरकार के, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। तो ये तीनों आप नोट कर लो और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा क्लियर है रूलिंग पार्टी के लिए। अब ये जो वर्डिक्ट है इसमें क्लियरली कहा है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो डिसीजंस लेगी, दिल्ली के लोगों के लिए डिसीजंस इलेक्टेड गवर्नमेंट लेगी, जिनको लोगों ने चुना है, सेंटर नहीं लेगी, एक्सेप्ट 3 एरियाज। वो 3 एरिया कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि देखिए, दिल्ली बाकी की यूनियन टेरिटरीज की तरह नहीं है, ये स्पेशल है, बट जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं या उनकी कैबिनेट हैं, दे आर नॉट लेस देन दोज इन अदर स्टेट्स। तो ये चीज इस बार क्लियर हुई है। अब देखिए, टॉपिक एग्जाम के लिए कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स में, इंडियन पॉलिटी में, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन में ये टॉपिक आपका पूरा सेट बैठता है, और मेंस में GS2 में ये टॉपिक जहाँ पे फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स आता है, वहां पे ये टॉपिक आपका कवर होगा। तो इस फैसले में ये 2 बड़ी बातें उन्होंने कही, एक CM को लेकर कि उनकी पावर उतनी है, और 3 जो एरियाज अभी भी एक्सक्लूडेड रखे, और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार सर्विसेज को लेकर ही था, और सर्विसेज को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उनके कंट्रोल में रहेंगे जो अधिकारी हैं, लेकिन जो 3 स्पेसेस मैंने आपको बताई उनको छोड़ के, राइट?
अभी तक जो लड़ाई थी वो सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में होती रहती थी, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते थे वो सीएम नहीं सुनते थे, जो सीएम बोलते थे उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर खारिज कर देते थे। तो यहाँ पे अब ये क्लियरली कहा गया है कि सीएम जो है वो फैसला लेंगे, राइट। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पुराने वाले जजमेंट्स पे चलते हैं। 2017 में भी सेम लड़ाई हो रही थी, तब एक जजमेंट आया दिल्ली हाई कोर्ट का। उसमें कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए जो एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर वो बाउंड नहीं है कि उनको एड या एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं है, हर मैटर में वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। फिर इस पे अपील की गई। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 239 AA कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन हुआ है। नाउ 2018 का जो जजमेंट आया, यहाँ पे 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा। उन्होंने यूनानिमसली सबने ये बोला कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इज बाउंड, कि इसके विपरीत ये वाला डिसीजन आ गया, इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, हारमोनियसली काम करना चाहिए एक दूसरे के साथ मिलकर। यहाँ पे कहा था कि ही इज नॉट बाउंडेड, यहाँ पे बोल दिया ही इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट। अब 2019 का जजमेंट आता है, यहाँ पे 2 जजेस का बेंच था, तो दोनों ने स्प्लिट ओपिनियन दिया। एक ने दिल्ली सरकार के फेवर में दिया, एक ने दिल्ली सरकार के खिलाफ दिया। फिर से बात वहीं की वहीं पे अटक गई। सो दैट इज वाई इस बार का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद भी बेंच का पार्ट थे और उन्होंने इसको लेकर क्या कहा कि भाई इस डिस्प्यूट को अब एंड करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स अ वर्डिक्ट ऑन दिल्ली सेंट्रल सर्विसेज रो, तो दिल्ली सर्विसेज रो पे इस बार उन्होंने अच्छा फैसला दिया कि वो दिल्ली सरकार के अंदर रहेगा एक्सेप्ट दोस 3 एरियाज। अब इसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट के 10 की पॉइंट्स क्या हैं। इस बार के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा दैट लेजिस्लेचर हैज, ये 10 पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिएगा एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। लेजिस्लेचर हैज कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेट्स, कि बिल्कुल लेजिस्लेचर का कंट्रोल है। अगर हमको फेडरल बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरलिज्म जो है उसको मेंटेन करना है तो ये रखना पड़ेगा। अगर सर्विस में जो ऑफिसर्स हैं उनको लगेगा कि उनको मिनिस्टर्स को रिपोर्ट नहीं करना है तो वो अपने काम को उतने अच्छे से नहीं करेंगे, राइट। तो बेसिक स्ट्रक्चर उसमें हर्ट होता है। सो लेजिस्लेचर हैज कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेट्स। दूसरा, सेंटर ऑफ डिस्प्यूट क्या था? एट द सेंटर ऑफ डिस्प्यूट इज द क्वेश्चन ऑफ रेगुलेशन ऑफ सर्विस, कि इस सर्विस को रेगुलेट कौन करेगा, क्योंकि 5 साल के बाद फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच या कोर्ट बैठता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन द फेवर ऑफ आम आदमी पार्टी ही यहाँ पे जो फैसला आया। देखिए ऑब्वियसली पोस्टिंग, कितनी देर तक कोई ऑफिसर दिल्ली में रह रहा है, ये सब सेंटर के हाथ में है, लेकिन वंस ही इज पोस्टेड इन दिल्ली ही विल रिपोर्ट टू द मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करेंगे। डोंट अग्री विद जस्टिस भूषण जजमेंट, तो अपना वर्डिक्ट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि जो जस्टिस अशोक भूषण ने पहले कहा था कि दिल्ली सरकार के पास कोई पावर नहीं है सर्विसेज पे, वो उससे अग्री नहीं करते, ये उन्होंने बहुत क्लियरली कहा। अब देखिए मैंने आपको 239 AA पूछा था, ठीक है, वो दिल्ली की यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। 69th अमेंडमेंट में इस आर्टिकल को डाला गया था, लेकिन जो आर्टिकल 239A है ये इस्टेब्लिश करता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे अलग पावर्स जो है वो दी गई हैं। अब लिमिट्स ऑफ पावर, बट अगेन इतनी सब चीज़ें, इतनी सब पावर आम आदमी पार्टी को देने के बाद भी पावर पे कुछ लिमिट लगाई गई है, कि मतलब जो भी पावर उनकी सर्विसेज पे रहेगी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को लेकर नहीं रहेगी। ओके, सो दिल्ली गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? जो सरकार लोगों ने चुनी है। तो एपेक्स कोर्ट यही कहता है कि दिल्ली सरकार जो है जस्ट लाइक अदर स्टेट्स, उनको लोगों ने चुना है, तो लोगों को उनको रूल करने दीजिए, रूल एज एन उनको सर्व करने दीजिए, उनको डिसीजन लेने दीजिए, राइट। So if administrative services excluded, ministers would be excluded from controlling civil servants. अगर हम administrative services का control नहीं देंगे उनको, तो मिनिस्टर्स तो सिविल सर्वेंट्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द स्टेट। सर्विसेज के लिए ये अच्छा नहीं है। ये मैं आपके लिए रीड आउट भी करती हूँ। फर्दर द कोर्ट हेल्ड दैट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डोमेन्स, द मिनिस्टर्स वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंट्रोलिंग द सिविल सर्वेंट्स हु आर टू इम्प्लीमेंट द एग्जीक्यूटिव डिसीजन। एग्जीक्यूटिव power subject to existing law. So it clarified that executive power जो state की है, जो already यूनियन टेरिटरी का लॉ है, वो उसी के तहत चलेगी। ऐसा नहीं है कि अब आप कुछ नया लॉ लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव
पावर जो है वो बिल्कुल लॉ के तहत ही चलेगी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप देखो सुप्रीम कोर्ट बायस्ड नहीं है कि उसको दिल्ली सरकार के फेवर में फैसला देना है या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ देना है या फेवर में देना है। वो जो लॉ कह रहा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में है, उसको देके चीज़ें बोल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए यहाँ पे ऐसा ये कहने की बात है कि दिल्ली सरकार के फेवर में है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है। सेंट्रल की वो जो 3 मेन है, आपका पब्लिक ऑर्डर हो गया, लॉ हो गया, लैंड हो गया, उस पर अभी भी दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है, राइट। तो सिर्फ सर्विसेज के लिए है, सर्विसेज में भी ट्रांसफर पोस्टिंग तो सेंटर के हाथ में होती हैं, बस ये है कि उनको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपरली चलता है। जो ये ट्रिपल चेन है अकाउंटेबिलिटी की, वो बनी रहती है। अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं होगी कि वो ऑफिसर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है वो वर्क नहीं करेगी, रिडंडेंट हो जाएगी। तो यही चीज़ देखते हुए इस बार का ये फैसला जो है वो आया है। बट ऑब्वियसली देयर आर लिमिटेशंस कि आईएएस ऑफिसर्स गेट्स पोस्टेड टू नेशनल कैपिटल, इनका जो डिसीजन है कब तक वो लेंगे, ये सेंटर का ही प्रेरोगेटिव है, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं रहेगा। और ऊपर से कुछ लाइंस इन्होंने डीडीए, एमसीडी कमिश्नर, उनके लिए भी ड्रॉ की हैं। नाउ अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे कि गवर्नेंस मॉडल ऑफ न्यू दिल्ली वो किस तरीके से था, तो दिल्ली को हमेशा से एक स्पेशल स्टेटस मिला है। यूनियन टेरिटरी है लेकिन स्टेट के जैसे काम करती है। आर्टिकल 239 AA जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, 69th अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया था। यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस दिल्ली के लिए क्रिएट किए गए थे, ठीक है। जो 239A है, सॉरी 239A, वहाँ पे बात की गई है नॉर्मल यूनियन टेरिटरीज की, और फिर एक्सटेंशन में पुडुचेरी की बात की गई है। लेकिन AA ये स्पेशल दिल्ली के लिए, दिल्ली को यहाँ पे स्पेशल पावर्स मिली हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है उसको NCT करके हम बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है NCT के, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके पास पावर है कि वो NCT के लॉज बना सकती है, और जो स्टेट या कंकरेंट लिस्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस तरह से सेटअप किया है, जिस तरह से लॉ में है, उस पर वो लेजिस्लेट कर सकती हैं। लेकिन लेजिस्लेटिव अगेन असेंबली जो है उसके पास पावर नहीं है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन 3 में। ये 3 हमेशा याद रखिएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर जो हैं वो एड एंड एडवाइज द LG ऑन दोज मैटर दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन, तो वो एड एडवाइस दे सकते हैं, राइट। सो आर्टिकल 239, इसमें हम यूनियन टेरिटरीज किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे उस बारे में बात करते हैं, और इसके आगे आपका 239A, 239AA ये सब आता है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो जो आंसर मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, सो उसका आंसर यही होगा कि इस्टेब्लिश हुआ है इसी के तहत आपका NCT, राइट। स्पेशल पावर्स जो हैं दिल्ली की वो इसमें आपको मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे इग्नोर कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट बेसिकली 239A, 239AA के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। थैंक यू सो मच।